नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं भैया बैंकिंग चैप्टर का पार्ट टू से पहले मैं आपको पूछ लूं कि भैया पार्ट 1 जिस भी बच्चे ने देख लिया है समझ में आया या नहीं। एक बैंक पैसा कैसे कमाता है सबको समझ आ गया ना भाई। जो भी बच्चा अभी तक पार्ट 1 नहीं देख चुका है भैया तो वो पहले जाके देखे पार्ट 1। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां जाकर के पार्ट 1 देख लो भाई। शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे भाई देश के सेंट्रल बैंक के बारे में, यानी देश का सबसे बड़ा बैंक कौन है जी। देश का सेंट्रल बैंक कौन है, क्या काम है देश के सेंट्रल बैंक के, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे कि कौन हमारे देश पे नोट छापता है, कौन हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इन सभी क्वेश्चन के अगर आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो में भैया लास्ट तक बने रहें। और इस वीडियो में इसके अलावा हम जानेंगे भैया कि जो हमने लास्ट क्लास में एक वीडियो देखी थी क्रेडिट क्रिएशन बाय अ कॉमर्शियल बैंक, तो उसके क्रेडिट क्रिएशन पे कैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इन सभी चीजों को हमें समझना है इस वीडियो के एंड में। तो शुरुआत करते हैं भाई अपने सेंट्रल बैंक के साथ कि क्या है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक देश का सबसे बड़ा बैंक होता है जो सभी बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल, ऑपरेट और रेगुलेट करने का काम करता है। तो जी देश का एक ऐसा बैंक जो देश में सभी चीजों को किसमें, बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम, इन दो चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, उससे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक, या हिंदी में कहें केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक यहां पे परिभाषा पे चलते हैं भाई, डेफिनेशन पे चलते हैं। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी, अपेक्स का मतलब भैया टॉप पे, सबसे ऊपर, that controls, operate and regulates, directs the entire banking and monetary structure of country। पूरे देश के मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम, ऑपरेट करने का काम, रेगुलेट करने का काम कौन करता है जी, सेंट्रल बैंक। इसीलिए इसे एक नाम दिया जाता है भाई बैंकों का बैंक या बैंकों का बाप। क्लियर। तो यहां पे हम आगे समझेंगे भाई कि हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है आखिर वो कौन है। तो यहां पे आप जल्दी से समझ लीजिए भाई सेंट्रल बैंक कौन है हमारे देश का। तो भाई सबको आंसर पता है, आरबीआई। आरबीआई क्या है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको पहला क्वेश्चन 1 नंबर में पता चल गया जी, क्या पूछेगा आपसे कि देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। वैसे तो सबको पता है, बहुत रेयर है क्वेश्चन बने, बट 1 नंबर में क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा जी, आरबीआई हमारे देश में कब स्टैब्लिश हुआ। तो जी आरबीआई स्टैब्लिश होता है 1935 में अंडर द एक्ट ऑफ 1934 का एक एक्ट पास किया गया था जिसके तहत 1935 में आपका बैंक स्टैब्लिश हुआ। आपको डेट याद रखनी है कौन सी, 1935, जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको और बन गया भाई। इसके अलावा यहां से सेंट्रल बैंक से क्वेश्चन बनेगा भैया आपका 1 मार्क्स का कि हमारे देश में इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है। तो आपको गवर्नर के बारे में भी पता होना चाहिए जी। वैसे तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट जिस हिसाब से आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नर कौन है जी आरबीआई का। तो आरबीआई का गवर्नर है भैया शक्ति कांता दास। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है जी। इसके अलावा इसका हेड ऑफिस पूछ सकता है आपसे कि आरबीआई का हेड ऑफिस कहां पे है। तो कई बच्चों को नहीं पता कि आरबीआई कहां पे है इसका हेड ऑफिस। तो इसका हेड ऑफिस है भैया मुंबई में। कहां पे है इसका हेड ऑफिस, मुंबई में। तो इतनी बातें आपको कम से कम आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। इसका पूरा नाम, कब स्टैब्लिश हुआ, कौन है इसके गवर्नर, इन सभी बातों का पता होने के बाद अब हम चलते हैं भैया कि एक आरबीआई के आखिर काम क्या होते हैं, क्यों बनाया हमने आरबीआई को। बैंकिंग सिस्टम तो वैसे भी काम कर लेती, हमें क्या जरूरत थी आरबीआई की। तो यहां पे इसके कुछ फंक्शंस को हमें समझना है। सीधा पॉइंट्स पे चलेंगे भैया, जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना हम उनको फोकस करेंगे। हमारे काम वो नहीं है कि भैया पहले के हिसाब से 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमें लिखना है उसके बारे में। हमें सीधा
1 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पे टारगेट करना है। तो जी आपका टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कार्य क्या होते हैं? तो देखिए जी, सेंट्रल बैंक का सबसे पहला काम होता है करेंसी अथॉरिटी। तो हमारे देश में नोट कौन छापता है भाई? तो हमारे देश में नोट छापने का काम दिया हमने किसको? आरबीआई को। देखो जी, गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा अधिकार दे रखा है कि हमारे देश में आरबीआई 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के जितने भी नोट्स होते हैं उन सभी को छापने का काम पूरा का पूरा सोल अथॉरिटी दे रखी है किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के अलावा कोई चूरन वाले नोट नहीं छापेगा भाई, ठीक है? 2 से लेकर 2000 तक के सारे नोट आरबीआई छापेगा। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है भैया कि बार बार आप 2 से 2000 ही क्यों बोल रहे हो? 1 का नोट भी तो होता था, 1 का नोट भी है, सिक्के भी हैं, वो कौन छापता है? उनको कौन करेगा भाई? तो इसको यहां इधर दिखा रहा हूं मैं आपको कि जितने भी आपके 1 रुपए के नोट हैं और जितने भी कॉइन्स हैं, इन सबको आरबीआई नहीं छापता, इन्हें छापता हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहां पे ध्यान से लिख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि भैया 1 रुपए का नोट और बाकी जितने सिक्के हमारे वो कौन छापता है? तो वो छापता हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय को ये अथॉरिटी दे रखी है भैया, क्योंकि इस वित्त मंत्रालय का काम ये पैसों से रिलेटेड होता है। तो एक तरह से इनको छोटी सी पावर दे रखी है कि आप 1 रुपए से लेकर और जितने भी कॉइन्स है वो सब आप छापिए, लेकिन जो मेजर पार्ट है नोट्स जो 2 से लेकर 2000 तक है वो छापती है हमारी कौन? आरबीआई। क्लियर? अब यहां से अगला क्वेश्चन बनेगा भैया, आरबीआई 2 से लेकर 2000 के नोट तो छापती होगी, बट कुछ पॉलिसी भी तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि भैया दुनिया भर के नोट छाप दो, इसकी एक पॉलिसी होती है भाई। आरबीआई 2 से लेकर 2000 रुपए तक के नोट छापती है भैया एक मिनिमम फॉरेन रिजर्व पॉलिसी के तहत। मिनिमम फॉरेन रिजर्व पॉलिसी यानी एक न्यूनतम आरक्षित कोष के तहत आरबीआई नोट छापता है। ये मिनिमम फॉरेन रिजर्व एक अमाउंट होता है भाई 200 करोड़ का। 200 करोड़ के जब एसेट्स होते हैं आरबीआई के पास तभी आरबीआई नोट छाप सकता है, अदरवाइज आरबीआई नोट नहीं छाप सकता। अब ये 200 करोड़ किस फॉर्म में होंगे भैया? 200 करोड़ में से 115 करोड़ का तो होगा भैया प्योर गोल्ड, एकदम बोलते हैं ना सोने के बिस्कुट, वो बिस्कुट चाहिए भैया 115 करोड़ के। बाकी 85 करोड़ आपके हो सकते हैं भैया अदर एसेट्स, जैसे आपकी फॉरेन करेंसी हो गई, आपकी कंट्री की जितने भी एसेट्स के तौर पे आप इसमें यहाँ पे दिखा सकते हो बेसिकली। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज को हम यहाँ पे प्रेफर ज्यादा करते हैं कि 85 करोड़ का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। 115 करोड़ का क्या होगा भाई? गोल्ड होगा। क्लियर? तो 200 करोड़ की संपत्ति होगी तभी आरबीआई नोट छाप सकता है। अब कुछ बच्चों के मन में ना क्वेश्चन आता है कि भैया हम नोट छाप के अपने देश की गरीबी क्यों नहीं खत्म कर देते? कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बनता है भैया कि देश इतना पीछे है, क्यों ना हम इतने नोट छाप दें कि भैया सब कुछ बराबर हो जाए, सब इंसान के पास पैसा हो जाए। तो भैया ये गलती जिंदगी में कभी नहीं करना। एक बार एक देश है जिम्बाब्वे, उसने 2001 में ऐसी गलती करी कि क्यों ना हम अपने देशवासियों को अमीर कर दें, इतने नोट छापेंगे। वो साडा भाई जोगिंदर है ना, वैसे ही कि इतने नोट छाप देंगे भैया कि सबकी गरीबी खत्म कर देंगे। ऐसे नहीं भाई, क्या गलती होगी जी? नोट कैसे छापे जाते हैं? नोट छापे जाते हैं बच्चों, जितनी भी आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसकी वैल्यू के इक्वल आपके नोट छपते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं कि हमारी इकोनॉमी में गुड्स है, हमारे पास एक मार्कर है, बट एक मार्कर है और इस मार्कर की कीमत है 25 रुपए। इस मार्कर की कीमत 25 रुपए है, बट मैंने अपनी इकोनॉमी में इतनी करेंसी छाप दी है कि हर इंसान के पास आज के टाइम पे 10-10 हजार रुपए दे दिए मैंने। या कुछ लोगों का कहना है, मोदी जी ने बोला था ना कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, तो मैंने 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए जी। 15 लाख लिख देते हैं, लोग खुश हो जाएंगे, चलो भाई भैया के थ्रू हमें 15 लाख मिल गए। 15 लाख। अब हम गए भाई मार्कर लेने, मार्कर था एक, खरीदने वाले थे 10। अब बताओ, सबके पास 15-15 लाख रुपए हैं, बोली लगेगी नहीं लगेगी भाई एक मार्कर की? खरीदने वाले 10 हैं और मार्कर है सिर्फ एक।
तो भैया जो 25 रुपए का मार्कर था वो भैया 15 लाख 20 लाख ऐसी बोली लगेगी, तब जाके वो मार्कर मिलेगा। यानी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उतनी ही वैल्यू के हमें क्या करना है, करेंसी छापनी होती है। ठीक है, उससे ज्यादा की आप करेंसी छापोगे तो इससे होता है इन्फ्लेशन, यानी कीमतें बढ़ती हैं। तो भाई ये एक बेसिक सी चीज थी, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया है। बाकी आपके सिलेबस में ये नहीं पूछा जाएगा। पहला आपका फंक्शन पूरा हो गया है भाई, करेंसी अथॉरिटी का काम दिया जाता है किसको, आरबीआई को। चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन पे कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। सरकार का बैंक कैसे है जी ये, तो सरकार का बैंक कुछ इस टाइप से है कि सरकार भी अपना पैसा डिपॉजिट करती है। तो सरकार अपना जितना भी, अब सरकारें भी कौन कौन सी, मैं ये भी लिख देता हूं भैया, जितनी भी हमारी एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अकाउंट होता है आरबीआई के पास। इसमें से एक स्टेट को, जो कि अब स्टेट तो रहा ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो उसको भैया जे एंड के को अलग कर दो भैया। जे एंड के लिए आरबीआई में खाता नहीं खुलता, उसका अलग प्रोविजन है, धारा 370 वैसे तो खत्म कर दी, बट अब जे एंड के स्टेट नहीं रहा, अब वो बन गया है यूनियन टेरिटरी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। पहले ये क्वेश्चन बनता था कि भैया क्या जे एंड के का भी खाता आरबीआई के पास होता है, तो बिल्कुल नहीं जी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर कोई अपना खाता खुलवाती है कहां पे, आरबीआई के पास। अब आरबीआई पे आपने खाता खुलवा लिया तो किस लिए खाता खुलवाया भाई, आपने अपनी डिपॉजिट्स के लिए। जितना भी आपका पैसा है आप अपना पैसा कहां डिपॉजिट करवाओगे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई के पास। इन गवर्नमेंट्स को भी कभी कभी उधार की जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग हैं ना वैसी सरकार है भाई, हमने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया, सेम वैसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिपॉजिट करवाया। हमने बैंक से लोन लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा भाई, जरूरत पड़ने पे लोन लेगा वो एक। तो यहां पे डिपॉजिट और लोन दोनों काम करता है कौन, हमारा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट्स के लिए। इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है, यानी एक तरह से वित्तीय सहायक भी बोल सकते हैं हम इसको, कि ये सहायता देता है कि भैया कभी किसी मुश्किल में अगर गवर्नमेंट पड़ती है तो उस टाइम में सजेशन का काम कौन करता है इनके लिए, आरबीआई का काम है ये पूरा। क्लियर। तो बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक है, सरकार अपना खाता खुलवाती है, पैसा डिपॉजिट करवाती है, लोन लेती है और एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे ये यहाँ पे काम करता है। तो दूसरा फंक्शन भी हमारा होता है बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। ठीक है जी। तीसरे पे आते हैं जी बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, या मैं यहाँ पे लिख दूं बैंकों का बाप है ये। क्या है ये, बैंकों का बाप, सभी बैंकों का बाप, जितने भी बैंक हैं उन सबका अपेक्स बॉडी जो कहा जाती है भैया वो है आरबीआई। आरबीआई क्या काम करेगा भाई यहाँ पे, तो सबसे पहला इसका काम होता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। अब मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था भैया, जहां पे मैंने बताया कि हर बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ पैसा लीगल रिजर्व रेशियो के तौर पे जमा रखना पड़ता है, कुछ अपने पास और कुछ पैसा जमा रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। अभी जब मैं इसके क्रेडिट क्रिएशन के कंट्रोल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसको और अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा भैया। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ पैसा कहां पे जमा रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास। तो एक तरह से वही ना, जैसे बाप के पास पैसा रखना पड़ता है ना अपना, कि हम कमा रहे हैं तो सारा पैसा उड़ाएंगे नहीं, थोड़ा बाप के पास जमा रखना पड़ता है। तो ये वही है भैया कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। ठीक है जी। सेकेंड फंक्शन जो यहाँ पे हमारा बैंकर्स ऑफ बैंक का बनता है, ये बनता है लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को हम बोलते हैं भाई अंतिम ऋणदाता, यानी लास्ट में जब कोई पैसा उधार नहीं देता तो उस टाइम पे कौन काम आता है, तो भैया सबको पता है बाप काम आता है। तो इसलिए यहाँ पे लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे देखा जाता है आरबीआई को। आपने देखा होगा ना कई बैंक बैंकरप्ट हो जाते हैं, कईयों का पैसा लेके भाग जाते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, खूब लूटा इन्होंने हमारे देश के बैंकों को। तो जी जब ये बैंक का पैसा लूट के चले जाते हैं उस टाइम पे बैंक पूरा डामाडोल हो जाता है भाई, उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो उस टाइम पे उसको कौन हेल्प करेगा, वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है पूरी की पूरी।
तो उस टाइम पे उसको हेल्प करने के लिए आता है कौन? आरबीआई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डूबते को तिनके का सहारा देने का काम करता है कौन? आरबीआई। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है अगर वो डूब जाएं तो उनको मदद देता है हमारा कौन? आरबीआई। ये याद रखना आपको, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कोई पैसा उधार नहीं देता किसी बैंक को तो उस टाइम पे आरबीआई उसकी जो कैश रिजर्व किया उसने, कुछ पैसा जमा रहता है ना आरबीआई के पास, उसके बेसिस पे उसको उधार देने का काम करता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक फंक्शन और बनता है हमारा यहाँ पे सुपरविजन का, यानी निगरानी रखने का। सुपरविजन फंक्शन बनता है भैया, निगरानी रखता है पूरे के पूरे जितने बैंक्स हैं हमारे, उन सबको कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, हर काम कौन करता है जी? आरबीआई। हमारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम आरबीआई के हाथों में दे रखा है। तो ये है हमारे बैंकर्स ऑफ बैंक के फंक्शंस। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और पॉइंट है अभी यहाँ पे, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में हमें चीज समझनी है, एक बेसिक सी छोटी सी चीज समझनी है जी। क्लियरिंग हाउस का मतलब कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, मान लो एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक आईसीआईसीआई बैंक है, ये दो बैंक है, इन दोनों बैंकों का जो अकाउंट होता है वो कहां पे खुलता है? आरबीआई के पास खुलता है। अब मान लो पीएनबी बैंक को आईसीआईसीआई बैंक को कुछ पैसे देने हैं और आईसीआईसीआई बैंक को भी ऐसी पीएनबी को कुछ पैसे देने हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, बट आरबीआई क्या करता है? इन दोनों का ही अकाउंट आरबीआई के पास होता है। आरबीआई सीधा यहीं पे ही बैठे बैठे इन दोनों के पैसों से एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करवा देता है और इन दोनों बैंकों को इसमें कोई परेशानी नहीं होती, जिससे हम बोल सकते हैं कि जितने भी इनके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इश्यू होते हैं उनको सबको क्लियर करने का काम करता है कौन? आरबीआई। तो ये सभी हमारे हैं भैया बैंकर्स बैंक के अंदर आने वाले पॉइंट्स। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको डिटेल से याद रखना है भाई। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भैया बताओ बैंकर्स ऑफ बैंक के अंदर कौन कौन से फंक्शंस उसके काम करते हैं। तो आपको याद रखना भैया, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सुपरविजन और क्लियरिंग हाउस। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा जो हो जाता है भाई फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक खत्म हो जाता है। अब आप अपनी बुक उठा करके 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो। इस सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होने वाली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन। ध्यान से समझिए जी, एक कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है जिससे इकोनॉमी में मनी का सप्लाई चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भैया कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई, वैसे तो मैंने एक पूरी वीडियो में आपको अलग से मनी चैप्टर में बताया भाई। जिसने भी मनी चैप्टर अभी तक नहीं देखा है भैया तो पहले वो मनी चैप्टर भी पढ़ लें एक बार। ठीक है जी। तो मनी सप्लाई का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा अवेलेबल है। अब इस मनी की अवेलेबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। आरबीआई ये डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी में पैसे के बेसिस पे, मनी सप्लाई के बेसिस पे 2 सिचुएशंस क्रिएट होती है। एक होती है जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है, इसे हम इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन कहते हैं। यानी इकोनॉमी में जब पैसा ज्यादा हो तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होती है और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होने पे ये इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन कहलाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो? कम हो, तो इसे हम इकोनॉमिक स्लो डाउन के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहते हैं भैया इसको आर्थिक तेजी की स्थिति और इसे कहते हैं आर्थिक मंदी की स्थिति। तो 2 स्थिति होती हैं, 2 सिचुएशंस होती हैं, एक बूम और एक स्लो डाउन। तो मनी सप्लाई जब ज्यादा हो तो समझ जाना बूम की सिचुएशन है और मनी सप्लाई कम हो तो समझ जाना भाई क्या है? स्लो डाउन। तो इसके बेसिस पे हमें तो इकोनॉमी में बैलेंस चाहिए होता है, ना ही बूम चाहिए होता है ना ही स्लो डाउन चाहिए होता है, हमें एवरेज चाहिए होता है भैया। तो इस एवरेज को करने के लिए किस तरह से आरबीआई पूरा का पूरा कंट्रोल करता है कॉमर्शियल बैंक को, इस टॉपिक में हम उसको समझेंगे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे मनी सप्लाई हमें समझ आ चुका है। तो क्या क्या मेजरमेंट्स हैं जिससे हम इस मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहला मेजरमेंट आपका आता है बीआर। बीआर को हम कहते हैं भैया बैंक रेट। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसे, क्या कहते हैं? बैंक रेट। हिंदी में कहते हैं इसे बैंक दर। बैंक दर क्या होती है भाई? जरा समझिए बैंक दर के बारे में।
बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई मनी लैंड करता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, यानी जिस रेट पे आरबीआई उधार देता है किसको, एक कॉमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग हैं, हम लोग अगर बैंक में पैसा लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो उस उधार के बदले हमें पब्लिक को एक लोन, एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जिसे हम इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। सेम जैसे हमने लोन लिया, हमने इंटरेस्ट रेट पे करी, अगर ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उसको जो रेट पे करनी पड़ती है इसे हम कहते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट वो रेट जिस रेट पे आरबीआई मनी लैंड करता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। किस टर्म के लिए? बैंक रेट जो आपको लोन दिया जाता है ये होता है भैया लॉन्ग टर्म लोन। कैसा लोन होता है ये? लॉन्ग टर्म। अब जरा समझिए यहां पे इकोनॉमी में कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बैंक रेट के द्वारा। अगर देखो एक सिचुएशन है इकोनॉमी में कि मनी सप्लाई आपका ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या होगा भाई, बैंक रेट इंक्रीज होने से होगा कि भैया अब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ेगा। अब जब उसको महंगा पड़ रहा है तो वो हमें भी लोन महंगे में देगा, इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, वो हाई कर देगा। बैंक रेट हाई हुई, इंटरेस्ट रेट हाई होगी भाई, अब पब्लिक को कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना महंगा पड़ेगा, तो पब्लिक अब लोन लेने नहीं जाएगी। अब पैसा लेने नहीं जाएगी तो इकोनॉमी में और पैसा नहीं आएगा। उल्टा लोग देखेंगे यार कि बैंक में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, तो क्यों ना हम जो हमारे पास पैसा है उस सबको बैंक में जमा कर देते हैं। इससे क्या होगा, इकोनॉमी से जो मनी सप्लाई ज्यादा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। कैसे? अगर हम बैंक रेट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो पहला पॉइंट है आपका बैंक रेट बूम की सिचुएशन में। बट अगर उल्टा कर दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अगर मनी सप्लाई कम है तो मनी सप्लाई कम होने की सिचुएशन में क्या होता है भैया, स्लो डाउन होता है। तो अगर हमें इस स्लो डाउन को खत्म करना है, जैसे आज के टाइम में कोरोना काल में इकोनॉमी मंदी चल रही है, स्लो डाउन चल रहा है, तो इस स्लो डाउन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से कोरोना काल में हमें स्लो डाउन को खत्म करने के लिए क्रेडिट क्रिएशन की मदद से इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन करंट से बन सकता है। मनी सप्लाई कम है, स्लो डाउन आ रखा है, तो इस सिचुएशन में सभी जो आरबीआई है उसको अपना बैंक रेट कम कर देना चाहिए। बैंक रेट कम होगा तो क्या होगा भाई, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमें लोन लेने में आसानी होगी। तो जितने लोगों का काम धंधा सब ठप पड़ा है वो जाकर के बैंक में लोन ले लेंगे, और जब पैसा ले लेंगे भैया लोन तो उसको इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, उससे इनकम जनरेट होगी, इकोनॉमी में दोबारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो अगर आरबीआई यहां पे बैंक रेट कम कर देता है तो इससे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी और इकोनॉमी में मनी सप्लाई वापस बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट है आपका बैंक रेट, जिसके जरिए हम मनी के सप्लाई को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रही है भाई इतनी बात? तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट पूरा नाम लिख देते हैं जी, इसको हिंदी में भी रेपो रेट के नाम से ही जानते हैं। अब देखो भाई अलग क्या है इसमें, ये और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। सेम चीज है दोनों, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेम चीज है। बस मैं बोल रहा हूं बैंक रेट और रेपो रेट में इतना सा डिफरेंस कर दो कि ये रेट, बैंक रेट आपकी लॉन्ग टर्म थी, ये आपकी शॉर्ट टर्म रेट है। यानी आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को किस टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। फंक्शन पूरा वही है, काम वही करेगा कि यहां पे आप बैंक रेट की जगह क्या लिख दोगे, सिर्फ रेपो रेट। यानी इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन में जैसे बैंक रेट बढ़ाई थी वैसे ही रेपो रेट बढ़ा दो, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सेम स्लो डाउन की सिचुएशन में बैंक रेट की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे रेपो रेट लिख देंगे। तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस है कि जब आप डेफिनेशन लिखते थे, इसकी डेफिनेशन तो आएगी नहीं, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए भाई, द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म, एक सब छोटे समय के लिए, अल्पकाल के लिए अगर आरबीआई मनी लैंड करता है किसके पास, कॉमर्शियल बैंक को, तो उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। जबकि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया, बिल्कुल सेम कहानी है, बस आपको अलग अलग समझना उसको। तीसरे पे चलते हैं जी, ये क्या है, रिवर्स रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है जी? अभी तक आरबीआई लोन दे रहा था, अभी तक आरबीआई लोन दे रहा था किसे? कॉमर्शियल बैंक को, बट कभी कभी कॉमर्शियल बैंक भी आरबीआई को लोन देता है, मनी लैंड करता है किसके पास? आरबीआई के पास। अब आप बोलोगे भैया ये तो बैंकों का बैंक है, ये क्यों भला किसी कॉमर्शियल बैंक से उधार लेगा? तो बच्चों मैंने आपको पहले बता रखा है कि भैया आरबीआई का रोल है यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल करना। इकोनॉमी को जब वो कंट्रोल करेगा तो इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा, पहले ही बूम की सिचुएशन हो जाएगी, मनी सप्लाई ज्यादा होने पे बूम की सिचुएशन है, तो कॉमर्शियल बैंक का तो काम ही यही है। आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ये नहीं देखेगा इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है कम है, इसको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना होता है मार्केट में लोन पे। तो ऐसे में क्या करता है जी, कॉमर्शियल बैंक तो आगे लोन देता रहेगा, बट इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई ने क्या कहा कॉमर्शियल बैंक से कि भैया तू पब्लिक को लोन मत दे, ऐसा कर तू ये पैसा मुझे दे दे, तू बता क्या रेट लेगा। तो वो जो रेट होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक लैंड मनी टू दी आरबीआई। यानी जिस दर पर एक वाणिज्य बैंक आरबीआई को उधार देता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो मनी सप्लाई ज्यादा है, बूम की सिचुएशन है, अब कॉमर्शियल बैंक को तो फायदा हो रहा है पब्लिक को पैसा देने में, ये आरबीआई को क्यों देगा इसको? तो आरबीआई ने क्या कहा कि भैया जितना तू इंटरेस्ट रेट नीचे से कमा रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट मैं तुझे दूंगा। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी। इससे क्या होगा? अब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा नहीं देगा, अब वो किसको पैसा देगा? आरबीआई को पैसा देगा सारा। और जब आरबीआई के पास पैसा चला गया तो इकोनॉमी से मनी की सप्लाई क्या हो गई? खत्म हो गई। जो इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन थी वो नीचे आ गई। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपका मनी सप्लाई को समझ आता है। दूसरा, इसमें मनी सप्लाई अगर कम हो इकोनॉमी में, यानी इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? ऐसे में स्लो डाउन की सिचुएशन। स्लो डाउन यानी मंदी का दौर चल रहा है। अब मंदी का दौर चल रहा है जी, तो आरबीआई ने क्या किया? इसी रेट को कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट घटा दी। इससे क्या होगा? अब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई को लोन देने में फायदा नहीं हो रहा, अब वो किसको लोन देगा? अब वो पब्लिक को लोन देगा, और ऐसे में दोबारा से इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा और मनी सप्लाई क्या हो गई? कंट्रोल में आ जाती है। तो आरबीआई सारा का सारा काम रेगुलेट करता है किसके जरिए? रिवर्स रेपो रेट के जरिए। दो रेट हमने पढ़ी, जिस रेट पे आरबीआई लोन देता था कॉमर्शियल बैंक को, बट अब जो हम रेट पढ़ रहे हैं वो रेट है कि जब एक कॉमर्शियल बैंक लोन देता है किसको? आरबीआई को। तो क्यों देता है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो आपको तीनों रेट यहां पे समझ में आ चुके हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा भाई। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं हम। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? इसको समझिए। देखिए जी, आपने सोशल सिक्योरिटी या सिक्योरिटीज के तौर पे आप इनको समझिए, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, जैसे इसमें आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, डिवेंचर्स, ये सारी चीज़ें, एलआईसी प्रीमियम, ये सब चीज़ें आपने सुन रखी होंगी। शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, एलआईसी प्रीमियम। इसमें क्या होता है जी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ये अलग अलग तरीकों से एक पेपर वर्क करके आपके पैसे को अपने पास ले लेती है, और जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपको पैसा दे देती है। कैसे? देखो, अगर मान लो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या करता है आरबीआई? सभी बैंकों को कहता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दो। सेल करने से क्या होता है भाई, मान लो आप लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, एक बच्चे के पास भैया 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, सरकार ने क्या कहा जी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करो, इसके बाद 50,000 रुपए पड़े, ये भैया एक पबजी की गेम के लिए अच्छा सा फोन लेने की डिमांड कर रहा है, तो सरकार ने कहा नहीं जी, इसको फोन नहीं लेने देना, डिमांड ज्यादा हो रही है इकोनॉमी में, पहले ही फोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो इससे पैसा ले लो। इससे पैसा लेने के लिए सरकार ने कहा भैया कि इसको अपने शेयर्स बेच दो, या इसको बोलो भैया कि लाइफ बड़ी खतरनाक हो चुकी है कोरोना काल में, तो एलआईसी करवा ले अपनी। तो इसने एलआईसी करवा ली। अब एलआईसी करवाने के पास क्या हुआ भाई, सरकार ने तो वो सेल कर दिया आपको, आपके हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ा देते हैं कि लो ये आपकी रसीद है, और आपका सारा पैसा अपने पास ले लेते हैं। तो ये तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, यानी जब मनी सप्लाई हो तो उस टाइम पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं, बट जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो तो भैया इसका उल्टा कर दो। मनी सप्लाई कम होने की सिचुएशन में बूम की सिचुएशन कम होती है भाई, स्लो डाउन कहते हैं इसके, सॉरी क्या कहते हैं इसे,
स्लो डाउन। ठीक है जी, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो इस सिचुएशन में सरकार आपसे ये बॉन्ड वापस परचेज कर लेती है। मान लो आपको मैंने शेयर बेचा था, मैंने कहा कि भैया आपके पास पैसा नहीं है, आप ऐसा करो ये शेयर मुझे दे दो और आप पैसा ले लो, तो भैया आपका भी काम बन जाएगा और इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है जी, तो यह है ओपन मार्केट ऑपरेशन कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर दो, बूम के सिचुएशन में सेल और स्लो डाउन के सिचुएशन में परचेज। क्लियर? तो यह है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलते हैं भाई अगले टॉपिक पे, एलआरआर। एलआरआर है आपका लीगल रिजर्व रेशियो। पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ अमाउंट अपने पास और कुछ अमाउंट आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। तो क्या है वो अमाउंट, जरा देख लेते हैं। एलआरआर जो लीगल रिजर्व रेशियो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। तो क्या है सीआरआर और क्या है एसएलआर, इसको समझिए जरा सा। सीआरआर की फुल फॉर्म है यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर की फुल फॉर्म है यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो जी क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो, हर बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, इसे हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। जबकि हर बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ अमाउंट अपने पास ही डिपॉजिट रखना पड़ता है, उसे हम कहते हैं एसएलआर। तो लीगल रिजर्व रेशियो यहां पे दो टाइप का होता है हमारा, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर से कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, तो देखो भाई दो सिचुएशन ही बता रहा हूं बार बार, एक बार मनी सप्लाई ज्यादा है और एक बार कम है। तो मनी सप्लाई ज्यादा होने की सिचुएशन में बूम की सिचुएशन है। अब इकोनॉमी में देखो पैसा पहले ही ज्यादा है, अब कॉमर्शियल बैंक का तो काम ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन पे दो। तो आरबीआई ने क्या करा कि बोला कि दोनों सीआरआर और एसएलआर दोनों को इंक्रीज कर दिया। कहा कि अब एक कॉमर्शियल बैंक को हमारे पास भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी आरबीआई को भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और अपने पास भी ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, ये आगे लोन पे ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एग्जांपल लिया था कि 1000 रुपए डिपॉजिट किए, हमने कहा था 10% एलआरआर है कि 1000 का 100 रुपए 50 मान लो यहां पे और 50 यहां पे जब जमा रखना पड़ रहा है, तो 1000 में से 100 रुपए जमा रखेगा तो 900 रुपए आगे लोन पे दे पाएगा। तो 900 को हम 900 करोड़ मान लें। अब देखो अगर हम ये एलआरआर को बढ़ा दें 20% कर दें, यानी ये 50 से अब कितना हो जाएगा भाई 100 रुपए, 20% 1000 का 20% 200 रुपए हो गया ना भाई। तो 200 का 100 यहां और 100 यहां, आगे लोन कितना दे पाएगा अब सिर्फ, अब ये लोन दे पाएगा 800 करोड़ का। सीधा सीधा 100 करोड़ का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया भाई, इकोनॉमी में 100 करोड़ पैसा हमने कम कर दिया, किसके जरिए, सीआरआर और एसएलआर, और इन दोनों को हम समझते हैं एलआरआर के तौर पे। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो, यानी हर बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ अमाउंट आरबीआई के पास और कुछ अमाउंट अपने पास जमा रखना पड़ता है। तो बैंक इसको बढ़ा दे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर देता है, और अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई की सिचुएशन कम हो तो इससे स्लो डाउन कहते हैं। अब स्लो डाउन की सिचुएशन में क्या करेगा बैंक, इसी कैश रिजर्व रेशियो को और एसएलआर को दोनों को डिक्रीज कर देगा, घटा देगा। तो आपको क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही बनेंगे भैया कि अगर इकोनॉमी में मान लो मनी सप्लाई ज्यादा है तो किस तरीके से सीआरआर के जरिए आप इकोनॉमी में कंट्रोल करोगे। तो मनी सप्लाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अब बैंकों को बोलेंगे ज्यादा पैसा अपने पास रखो, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखो, यानी सीआरआर और एसएलआर दोनों बढ़ा देंगे और स्लो डाउन की सिचुएशन में दोनों को घटा देंगे। तो आपको समझ आया हो, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, सीआरआर और एसएलआर। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना भाई। ठीक है, अगला है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो जी मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, एक मार्जिन होता है जब भी आप लोन लेने जाते हो बैंक के पास, तो बैंक आपसे कहता है भैया लोन आपको किसी चीज के गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ चीज, उसे हम कहते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल होता है भैया कुछ चीज आपको गिरवी रखनी पड़ती है जिसके बिहाफ पे आपको लोन मिलता है। मान लो आप लोन लेने गए और आपकी जो लोन ले जाने के लिए कोलेट्रल था वो था आपकी प्रॉपर्टी के पेपर, आपने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लेके गए वहां पे और बैंक से कहा मुझे लोन दे दो। आपकी प्रॉपर्टी थी भैया 20 लाख की। अब बैंक क्या करता है बच्चे, आपको 20 लाख की प्रॉपर्टी के बदले 20 लाख रुपए नहीं दे देगा, वो आपको थोड़ा सा पैसा क्या देता है, कम देता है। मान लो आपकी 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो आपको देगा 18 लाख,
ये 2 लाख का डिफरेंस क्यों रखता है भैया? वो 2 लाख का डिफरेंस इसलिए रखता है ना, आपको पता है प्रॉपर्टी के रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। मान लो आपने उससे 20 लाख की प्रॉपर्टी जमा करवाई, 20 लाख रुपए दिए और पता चले अगले दिन ही रेट गिर गए, आपकी प्रॉपर्टी 15 लाख की हो गई। आपने कहा भैया बैंकों की तो प्रॉपर्टी के पेपर रख ले, अब मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा, तो भैया ऐसे में बैंक का तो लॉस हो जाएगा। बहुत सारे बैंकों का लॉस हुआ था जब ये मनापुरम गोल्ड लोन वाला स्कीम चली थी ना, गोल्ड के प्राइसेस कम हो गए। तो ये कहानी एक कभी बताऊंगा आपको अलग से, बट अभी आप समझो कि ये जो 20 लाख के बदले 18 लाख दिए, ये जो 2 लाख का जो इसने डिफरेंस रखा, इसे ही हम कहते हैं मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, एक आपको मार्जिन रखना पड़ता है यहाँ पे 2 लाख रुपए का। अब देखो मनी सप्लाई से कैसे रिलेटेड है, अगर इकोनॉमी में मान लो मनी सप्लाई ज्यादा है, यानी इकोनॉमिक बूम की सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में क्या करना है जी, पहले ही पैसा ज्यादा है, आप 20 लाख के बदले 18 लाख रुपए दे रहे हो, तो ये तो और पैसा ले आएगा मार्केट में। इस पैसे को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है भैया, इस मार्जिन को बढ़ा देगी। आपको कहेगी भैया अब आपको 2 लाख का मार्जिन मैंने घटा करके कितना कर दिया है, 15 लाख रुपए दूंगा आपको, सिर्फ 5 लाख कर दिया जी मार्जिन। अगर आप बूम की सिचुएशन में हो तो आप मार्जिन को इंक्रीज कर देते हो, और अगर स्लो डाउन की सिचुएशन में हो भैया तो आप मार्जिन को क्या कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो। तो मार्जिन घटा बढ़ा देते हैं मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा है ये चीज। 20 लाख रुपए थे, 18 लाख आपको मिल रहे थे, 2 लाख का मार्जिन रखा गया था, बट देखा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो उसने मार्जिन बढ़ा दिया। 20 लाख की जगह आपको कितने दिए, 15 लाख रुपए दिए। अब आपको क्या है, आपको तो उसके 15 लाख रुपए लौटाने हैं, आपको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा है भाई। तो यहाँ पे मनी सप्लाई को पूरा कंट्रोल करना आपको समझा दिया है। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ चुकी है अब कि किस तरह से आरबीआई ऊपर बैठे बैठे इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को घटाता बढ़ाता रहता है। तो ये पूरी कहानी समझ आ चुकी है, इसको पूरा नोट कर लेना भाई। ठीक है, यही आपके नोट्स हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्रेडिट क्रिएशन से कंफर्म है और एक आरबीआई के फंक्शन से कंफर्म है। एक क्वेश्चन अगर और बनता है इस चैप्टर से तो वो बनता है कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में डिफरेंस। तो चलते हैं भाई हम अगले टॉपिक पे, कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है भैया यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर व्हेन इनिशियल डिपॉजिट्स आर 500 करोड़ रुपीज एंड सीआरआर इज 10%, या एलआरआर बोल लो आप उसको। ठीक है जी, मुद्रा गुणक आपको मूल्य बताना है यदि प्रारंभिक जमा 500 करोड़ हो तथा एलआरआर 10%। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है भैया, सभी का आंसर आना चाहिए जितने वीडियो देख रहे हैं भाई। ठीक है, अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं। मैंने अभी जो आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया है, यहाँ पे मैंने आपको सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें पढ़ाई। इसके अलावा एक ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पढ़ाया। ठीक है जी, ये जो सारे मेजरमेंट मैंने आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के बताए, ये सारे मेजरमेंट से आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स। आपको पेपर में क्वेश्चन एक बन जाएगा यहां से कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन क्वालिटेटिव है। तो ये सारे क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव आपके सिलेबस में सिर्फ एक है, वो है आपका मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये आपका क्वालिटेटिव मेजरमेंट है और बाकी सारे जो और बताए वो क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में एक आध चीजें और आ जाती हैं, जैसे आपका मोरल सुएशन हो गया। तो ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, बट आपको सिर्फ मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट को याद रखना, ये क्वालिटेटिव है और बाकी सारे क्वांटिटेटिव। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे, जो है हमारा सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस। तो क्या है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक का डिफरेंस? ये हम बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं पहले ही। हमने कॉमर्शियल बैंक अलग से पढ़ा, हमने सेंट्रल बैंक को अलग से पढ़ा। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला तो डेफिनेशन का डिफरेंस हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा भैया, दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको अलग से स्टार्टिंग में पढ़ा रखी है, आप वहां से डेफिनेशन देख सकते हो। बट सबसे पहला है देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन इंडिया। देश में सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है और उसका नाम है क्या? आरबीआई। जबकि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, लार्ज नंबर है। आप पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पता नहीं कितने सारे बैंक गिन सकते हो। ऐसे ही लार्ज नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला डिफरेंस, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि देश में कितने सेंट्रल बैंक है, आपको आंसर देना है जी एक सेंट्रल बैंक। इट वर्क्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विद नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट। मतलब
इसका जो आरबीआई जो काम करता है वो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, प्रॉफिट कमाना उसका काम नहीं है। इकोनॉमी को कंट्रोल करना पब्लिक इंटरेस्ट में किसका काम है जी? आरबीआई। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बैंक है जिसका मोटिव होता है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, प्रॉफिट कमाना नहीं, तो आपको आंसर देना है 1 मार्क्स में आरबीआई। क्लियर? तो ये क्वेश्चन, जबकि आपका कॉमर्शियल बैंक सिर्फ और सिर्फ उसको शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूं भैया कि इसका मेन मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट कमाना। ये प्रॉफिट कमाने के लिए खुलते हैं बैंक, ठीक है, इसको इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, मतलब आरबीआई से हम पता ही नहीं हमको तो आधे बच्चों को कि भैया आरबीआई कहां पे है, क्या है, बट अब तो पता लग गया ना भाई, हेडक्वार्टर कहां है इसका? मुंबई में। पब्लिक के साथ कोई डील नहीं है इसका डायरेक्ट, इसका डील होता है कॉमर्शियल बैंक का, कॉमर्शियल बैंक के साथ, और कॉमर्शियल बैंक का हमारे साथ डील होता है, तो इट डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक। ये किसके साथ डील करता है? डायरेक्टली पब्लिक के साथ, यह जनता के साथ प्रत्यक्ष जुड़ा होता है, ठीक है जी। इट हैज सोल मोनोपोली इन इश्यू ऑफ करेंसी, इसके पास क्या है भैया? सोल मोनोपोली, यानी एकाधिकार, एक ही बंदा है आरबीआई जो नोट छाप सकता है। उसके अलावा हमारे देश में सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो 1 रुपए और जितने कॉइन्स है वो छापती है, बट जितने भी 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट हैं वो सब इश्यू करता है आपका आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक को कोई नोट छापने की इजाजत नहीं है कि चूरन वाले नोट नहीं छापेगा भाई। क्लियर? इट इज अ फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी, ये पूरी तरह से क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी है, सरकार के अंदर आती है, फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी है। जबकि आपका कॉमर्शियल बैंक गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकता है, तो पीएनबी गवर्नमेंट है और आईसीआईसीआई बैंक क्या है? आपका प्राइवेट। जबकि यहां पे तो इंटरनेशनल बैंक भी हो सकता है, जैसे एचएसबीसी बैंक, वो आपका एक इंटरनेशनल बैंक है। तो यहां पे ये हो जाता है भैया आपका सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस खत्म, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया भाई। अब 2 चैप्टर आपके मैंने पूरी तरह से करवा दिए, मनी और बैंकिंग। मनी और बैंकिंग चैप्टर एक पूरी यूनिट है, ये जो पूरी यूनिट आ रही है भैया आपकी 6 मार्क्स की आ रही है, यानी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के 18 में से 6 नंबर पूरे हो चुके हैं भाई, 6 नंबर पूरे हो चुके हैं। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कि भैया कितने क्वेश्चन आपके यहां पे बन रहे हैं, 6 नंबर आपके आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे, ये आपको अब अपनी प्रैक्टिस सेट में करना पड़ेगा। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो भैया या तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगाए, या मैंने आपको बताया था ना भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी चैप्टर की, वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बस आपका इतना सा काम है भैया कि इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए भैया जिसको अभी मनी और बैंकिंग जैसे पूरे चैप्टरों की जरूरत है, जो अभी सो रखा है हमें उसे उठाना है भैया। उसे उठाने के लिए आए हैं हम, और सारे चैप्टर लेके आएंगे एक एक करके। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आप सभी का, बाय।